हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं लोक प्रशासन का एक अध्ययन के रूप में विकास। लोक प्रशासन का एक अध्ययन के रूप में विकास। लोक प्रशासन का एक अध्ययन के रूप में विकास कैसे हुआ, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आज हर विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। लोक प्रशासन को एक विषय का रूप में पढ़ाया जाता है। लोक प्रशासन का एक अलग स्वायत्त कोर्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन का अलग स्वायत्त विषय में विकास कैसे हुआ, स्वायत्त विषय में विकास कैसे हुआ। पहले लोक प्रशासन और राजनीति एक दूसरे से मिले हुए थे। राजनीति और प्रशासन में कोई अंतर नहीं था। राजनीति और प्रशासन एक दूसरे से इतने घुले मिले थे कि प्रशासन जो राजनीति का ही एक अंग था। राजनीति के बिना प्रशासन की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रशासन राजनीति में ही समाहित था। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि राजनीति और प्रशासन अलग अलग हो जाते हैं। राजनीति और प्रशासन अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों अलग अलग विषय के रूप में अध्ययन किए जा रहे हैं। तो जो लोक प्रशासन का एक अध्ययन के रूप में विकास कैसे हुआ, इस विकास के क्रम में कई चरण हैं, यानी कई चरण है, कई स्टेज हैं। धीरे धीरे इसका विकास होता रहा। पहला स्टेज है, पहला चरण होता है प्रथम चरण, यानी कि प्रथम चरण की शुरुआत होती है 1887 से 1926। 1887 से 1926 का काल जो होता है वह लोक प्रशासन के विकास का काल होता है, लोक प्रशासन के उदय का काल होता है। और सबसे पहले 1887 में ही अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वुडरो विल्सन, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। वुडरो विल्सन राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वुडरो विल्सन ने 1887 में सबसे पहले उसने अपने एक लेख लिखा, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनके लेख का नाम क्या था? स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यह लेख लिखा और इस लेख में राजनीति और प्रशासन को अलग किया। राजनीति और प्रशासन को इसने अलग कर दिया। इसने कहा कि राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग चीजें हैं। राजनीति का अध्ययन अलग होना चाहिए और प्रशासन का अध्ययन अलग होना चाहिए। इसके पश्चात वुडरो विल्सन को ही राजनीति लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। इनको क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। इन्हीं को जनक माना जाता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग जो किया वह अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने किया। ये क्वेश्चन आ सकता है, कंपटीशन में आता रहता है ये क्वेश्चन कि लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग किसने किया? लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने किया। लोक प्रशासन का जनक कौन है? वुडरो विल्सन। लोक प्रशासन का जनक कौन है? लोक प्रशासन का जनक किसको माना जाता है? वुडरो विल्सन को माना जाता है। इसी तरह से सन 1900 में देखिए, 1887 में अमेरिका में इसका धीरे धीरे जन्म शुरू होता है। राजनीति प्रशासन का राजनीति से अलगाव की बात कही जाती है। सन 1900 में फ्रैंक गुडनाव पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स और राजनीति और प्रशासन में कौन? फ्रैंक गुडनाव
फ्रैंक गुडनाउ ने 1900 में एक पुस्तक लिखी, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी इसने प्रशासन और राजनीति को अलग अलग कहा। इसमें भी इसने प्रशासन और राजनीति को अलग अलग कहा। प्रशासन और राजनीति को अलग कहा। फ्रैंक गुडनाउ ने भी ये कहा कि राजनीति और प्रशासन बिल्कुल अलग है। राजनीति और प्रशासन बिल्कुल अलग है, क्योंकि राजनीति जो होती है उसका कार्य क्या होता है, वह राज्य की इच्छा को प्रतिबिंबित करता है, और जबकि प्रशासन जो होता है राज्य के कार्य और नीतियों के क्रियान्वयन, राज्य के कार्य और नीतियों का क्रियान्वयन करता है। राज्य के कार्य और उसके नीतियों का क्रियान्वयन करता है, यानी कि राज्य का प्रशासन कौन करता है, ये प्रशासन के अंतर्गत होता है। राज्य की उत्पत्ति, राज्य पर विचार, राज्य के विभिन्न वाद पर किस में अध्ययन किया जाता है, राजनीति में अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति राज्य की इच्छा को प्रतिबिंबित करता है, और प्रशासन जो होता है राज्य की नीतियों और क्रियान्वयन को प्रतिबिंबित करता है। इसी तरह से 1914 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन इसने यह रिपोर्ट दिया। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने अपने अध्ययन में यह रिपोर्ट दिया कि कुशल व्यक्तियों की पूर्ति राजनीति का उद्देश्य है। राजनीति का उद्देश्य क्या है, कुशल व्यक्तियों की पूर्ति, और कुशल व्यक्ति राज्य का लक्ष्य है कि कुशल व्यक्ति, राज्य में कुशल व्यक्ति हों, और कुशलता किसके द्वारा आ सकती है, प्रशासन के द्वारा आ सकती है। इसलिए राजनीति में प्रशासन का अध्ययन किया जाना आवश्यक होता है। राजनीति में प्रशासन का अध्ययन किया जाना आवश्यक होता है। तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के सुझाव पर राजनीति में प्रशासन का अध्ययन किया जाने लगा। राजनीति के अंतर्गत प्रशासन का अध्ययन किया जाने लगा। तो इस तरह से ये धीरे धीरे इनका इस चरण का विकास होता है। इस चरण का विकास होता है। इसी तरह से 1926 में एल डी व्हाइट की पहली पुस्तक आती है 1926 में, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में एल डी व्हाइट की पुस्तक आती है, और यह पुस्तक जो होती है लोक प्रशासन की पहली पुस्तक होती है। यह पुस्तक लोक प्रशासन की पहली पुस्तक होती है। इस पुस्तक में राजनीति और प्रशासन को अलग अलग किया गया था। इस पुस्तक में राजनीति और प्रशासन को अलग अलग किया गया था। तो इस तरह से 1887 से लेके 1926 तक लोक प्रशासन और राजनीति को अलग करने के लिए विभिन्न विद्वान होते हैं। वह सारे विद्वान पुस्तकें लिखते हैं, वह समर्थन करते हैं कि राजनीति और प्रशासन अलग अलग है, राजनीति और प्रशासन अलग अलग हैं। तो इस काल की जो विशेषताएं थी वह दो विशेषताएं थी। ये एक लोक प्रशासन का उदय, यानी कि इसमें लोक प्रशासन का उदय हुआ, और दूसरा जो था अलगाववाद। इसमें अलगाववाद पाया जाता है। 1887 से 1926 के बीच में लोक प्रशासन का धीरे धीरे उदय भी होता है, और लोक प्रशासन और राजनीति को अलग अलग किया जाता है। अलग अलग करने के लिए यह समर्थन शुरू होता है, विचार शुरू होता है। अब दूसरा चरण आता है, यह प्रथम चरण है। यह द्वितीय चरण, जो द्वितीय चरण होता है वह 1927 से 1937 के काल को हम द्वितीय चरण के नाम से जानते हैं। 1927 से 1937 का काल जो होता है उसको हम द्वितीय चरण के नाम से जानते हैं। द्वितीय चरण की शुरुआत कहां से होती है, W.F. बिलोबी की पुस्तक, W.F. बिलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू होती है। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू होती है। W.F. बिलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू होती है। और बिलोबी का कहना था कि लोक प्रशासन के अनेक सिद्धांत हैं जिनको क्रियान्वित करके प्रशासन को सुधारा जा सकता है, यानी कि बिलोबी का कहना था कि लोक प्रशासन में भी विभिन्न सिद्धांत पाए जाते हैं, और इन सिद्धांतों का प्रयोग करके लोक प्रशासन को सुधारा जा सकता है,
तो इस तरह से द्वितीय चरण का काल जो होता है वह बहुत छोटा सा होता है, उसका टर्म छोटा होता है, 1927 से 1937 तक होता है। इसमें के इस काल के मुख्य विद्वान होते हैं W.F. बिलोबी, जिनकी पुस्तक होती है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी जो इस काल की मुख्य मान्यताएं होती हैं, इस काल की मुख्य मान्यताएं यह होती हैं कि लोक प्रशासन को राजनीति से स्वतंत्र और पृथक किया जाना चाहिए। लोक प्रशासन को राजनीति से स्वतंत्र और पृथक किया जाना चाहिए, और विभिन्न जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का पहचान किया जा सकता है, उन सिद्धांतों को परिभाषित भी किया जा सकता है। जो लोक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की पहचान भी की जा सकती है और परिभाषित भी किया जा सकता है। तो इस तरह से 1927 से 1937 तक ये दूसरा चरण होता है। और दूसरे चरण में इस बात का समर्थन किया जाता है लोक प्रशासन को राजनीति से स्वतंत्र और पृथक होना चाहिए। जो तृतीय चरण होता है, तीसरा काल, यानी तृतीय चरण, तृतीय चरण की शुरुआत जो होती है 1938 में होती है, 1938 से 1947 तक होती है। तृतीय चरण की शुरुआत 1947 तक होती है, 1938 से 1947 तक तृतीय चरण की शुरुआत होती है। इसमें जो मुख्य विद्वान होते हैं चेस्टर बर्नार्ड होते हैं। 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक होती है द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के कार्य, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के कार्य, इनकी ये पुस्तक होती है चेस्टर बर्नार्ड की। और उन्होंने कार्यपालिका के कार्यों का विश्लेषण किया, विवरण किया, कार्यपालिका के कौन कौन से कार्य होने चाहिए ये सब बताएं, लेकिन किसी प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा नहीं की, यानी किसी भी सिद्धांत का वर्णन उन्होंने नहीं किया। फिर 1946 में हर्बर्ट साइमन की पुस्तक आती है। हर्बर्ट साइमन की पुस्तक आती है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, इनकी पुस्तक आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इनकी पुस्तक आती है। और हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं है। तो इस तरह से तृतीय चरण के जो विद्वान होते हैं चेस्टर बर्नार्ड होते हैं, इनकी पुस्तक क्या है, द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। 1946 में हर्बर्ट साइमन की पुस्तक पब्लिश होती है, उस पुस्तक का नाम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। और इस चरण की मुख्य मान्यताएं होती हैं तृतीय चरण की, याद रखिए, तृतीय चरण की मुख्य मान्यताएं होती हैं क्या, चुनौतियों और आलोचनाओं से भरा पड़ा है। चुनौतियों और आलोचना, इस तृतीय चरण की यह मान्यता थी कि लोक प्रशासन चुनौती और आलोचनाओं से भरा पड़ा है। लोक प्रशासन चुनौती और आलोचनाओं से भरा पड़ा है। लोक प्रशासन चुनौतियों और आलोचनाओं से भरा पड़ा है, यानी कि यह आपका क्वेश्चन आ सकता है कि लोक प्रशासन चुनौती और आलोचनाओं से भरा पड़ा है, यह लोक प्रशासन के किस चरण की विशेषता है, लोक प्रशासन के किस चरण की विशेषता है, या तृतीय चरण की विशेषता क्या है। 1938 से 1947 तक लोक प्रशासन चुनौतियों और आलोचनाओं से भरा पड़ा है, मतलब कि लोक प्रशासन में विभिन्न चुनौतियां हैं, विभिन्न आलोचनाएं हैं। लोक प्रशासन में विभिन्न चुनौतियां हैं और विभिन्न आलोचनाएं हैं। लोक प्रशासन को अलग विषय के रूप में अध्ययन करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि इसमें बहुत चुनौतियां हैं। और लोक प्रशासन में की बहुत आलोचनाएं हैं, क्योंकि आलोचनाएं भी होने लगी थी लोक प्रशासन को अलग अध्ययन के लिए, अलग विषय के रूप में अध्ययन करने के लिए आलोचनाएं भी होने लगी थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं चतुर्थ चरण है 1948 से लेके 1970। 1948 से 1970 के काल को हम चतुर्थ चरण कहते हैं। और इस काल को हम 1948 से 1970 के काल को हम संकट का काल कहते हैं। संकट का काल, लोक प्रशासन के संकट का काल कहते हैं। संकट का काल, लोक प्रशासन के संकट का काल कहते हैं।
लोक प्रशासन के संकट का काल कहते हैं। क्योंकि लोक प्रशासन के संकट का काल क्यों कहते हैं 1948 से 1970 के काल को? क्योंकि जो इस काल में जो लोक प्रशासन था, इस काल में लोक प्रशासन की आलोचनाएं होने लगी। जो पूर्व की यानी कि लोक प्रशासन जिस पर अपने बड़े बड़े डींगे हाँक रहा था, लोक प्रशासन के जो विद्वान बड़े बड़े डींगे हाँक रहा था, तो जितनी भी उनकी उपलब्धियां थी, लोक प्रशासन के विद्वानों की जितनी उपलब्धियां थी, उस उपलब्धियों को इस काल में नकार दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। उस विद्वानों के सिद्धांतों की आलोचनाएं होने लगी, लोक प्रशासन को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा और यह एक विवादित विषय बन गया। लोक प्रशासन जो है एक विवादित विषय बन गया, विवादित विषय बन गया। लोक प्रशासन क्या बन गया? एक विवादित विषय बन गया, यानी कि विवाद होने लगा। विभिन्न जो विद्वान थे, विद्वानों की विचारधाराओं में विभिन्नताएं उत्पन्न होने लगी और विभिन्नताएं इतनी उत्पन्न हो गई कि कुछ विद्वान जो थे, इसमें कुछ विद्वान थे, वह जो थे राजनीति में आ गए। कुछ विद्वान कहाँ चले गए? राजनीति में। लोक प्रशासन के क्षेत्र को छोड़कर वह राजनीति में चले गए, राजनीति में चले गए। और दूसरा ग्रुप उनका था कि जो लोक प्रशासन के विकल्प की खोज करने लगे। लोक प्रशासन के विकल्प यानी कि लोक प्रशासन का विकल्प, लोक प्रशासन का विकल्प, लोक प्रशासन का विकल्प की खोज करने लगी कि लोक प्रशासन का विकल्प क्या होना चाहिए। तो विकल्पों के रूप में एक नया विषय आया। वह विषय क्या था? प्रशासन विज्ञान। प्रशासन विज्ञान, प्रशासन विज्ञान की खोज हुई, प्रशासन विज्ञान की खोज हुई और यह तर्क दिया गया प्रशासन तो प्रशासन है, चाहे वह लोक क्षेत्रों में हो चाहे वह निजी क्षेत्रों में हो, यानी कि चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र में, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, चाहे निजी प्राइवेट सेक्टर में है। जो प्रशासन है, प्रशासन के जो नियम है, तो तरीके हैं, जो सिद्धांत हैं, जो कार्यशैली है, वह सब में अपनाई जाती है। चाहे वह निजी सेक्टर हो चाहे वह सार्वजनिक सेक्टर हो, सभी में अपनाई जाने लगती है। तो इस तरह से जो चतुर्थ चरण है यह संकट का काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें विवाद हो गया। लोक प्रशासन को लेके विद्वानों में विवाद छिड़ गया। कुछ विद्वान लोक प्रशासन के क्षेत्र को छोड़कर राजनीति में चले गए और कुछ विद्वान जो लोक प्रशासन के विद्वान थे वह लोक प्रशासन के नए विकल्प की तलाश करने लगे और वह नया विकल्प आया था प्रशासनिक विज्ञान आया था। तो इस तरह से लोक प्रशासन जो था, लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण को हम संकट काल कहते हैं। इसमें कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई, अब हम आते हैं लोक प्रशासन का पंचम चरण। लोक प्रशासन का पंचम चरण, लोक प्रशासन का पंचम चरण यह 1971 से लेके अब तक, 1971 से अब तक का काल जो होता है वह पंचम चरण के रूप में जाना जाता है। पंचम चरण के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि इतनी आलोचनाएं होने के बावजूद, लोक प्रशासन की इतनी आलोचनाएं होने लगी थी और इतने विवाद हो गए थे चतुर्थ चरण में इतनी आलोचनाएं होने लगी, इतनी विवाद हो गए थे। इन विवादों के बाद भी प्रशासन की चर्चा होती थी, क्योंकि सारे विद्वान ये जानते थे कि प्रशासन आवश्यक है। प्रशासन हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी सरकार के लिए प्रशासन आवश्यक है। प्रशासन की चर्चा हर जगह होने लगी। प्रशासन की चर्चा इतनी विस्तृत हो गई कि जितने इकोनॉमिस्ट हैं, यानी कि जो अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, मानव शास्त्री थे, इसी तरह से विभिन्न विषयों के जो विद्वान थे, सारे विद्वान लोक प्रशासन में रुचि लेने लगे। सारे विद्वान किसी में रुचि लेने लगे? प्रशासन में रुचि लेने लगे और प्रशासन के लिए विभिन्न सिद्धांत बनाने लगे। जैसे एल्टन मेयो हैं, हर्बर्ट साइमन हैं, चेस्टर बर्नार्ड हैं और मार्स हैं, FM मार्स हैं। विभिन्न विद्वान आते हैं और यह नए नए सिद्धांत बनाने लगे, संगठन के सिद्धांत बनाने लगे, प्रशासन के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा करने लगे। तो इस तरह से यह जो विषय था, अब जब इस चरण में लोक प्रशासन यानी प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन में विभिन्न विद्वान कूद गए, तो यह क्या बन गया? अंतर विषयी अध्ययन बन गया। अंतर विषयी अध्ययन बन गया। यह एक अंतर विषयी अध्ययन बन गया और इसका विस्तार होने लगा
और अब तुलनात्मक लोक प्रशासन की चर्चा होने लगी, तुलनात्मक लोक प्रशासन की चर्चा होने लगी, तुलनात्मक लोक प्रशासन की चर्चा होने लगी, विकास प्रशासन की चर्चा होने लगी, विकास प्रशासन की चर्चा होने लगी, तुलनात्मक लोक प्रशासन, विकास लोक प्रशासन की चर्चा होने लगी। और इस तरह से विकास प्रशासन का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस तरह से 1887 से लेके अब तक लोक प्रशासन धीरे धीरे विस्तृत होता रहा और बाद में यह लोक प्रशासन विभिन्न यूनिवर्सिटी में, अमेरिका यूनिवर्सिटी में, विभिन्न देशों के विभिन्न यूनिवर्सिटी में एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा, एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। अब हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे कि भारत में लोक प्रशासन का अध्ययन के रूप में कैसे कैसे विकास हुआ है। भारत में लोक प्रशासन का एक अध्ययन के रूप में विकास कैसे कैसे हुआ है। तो यहाँ पे भारत में जो लोक प्रशासन का विकास हुआ है, सबसे पहले ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। लखनऊ विश्वविद्यालय, भारत में लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले लोक प्रशासन की एक विषय के रूप में शुरुआत हुई। सबसे पहले लोक प्रशासन की एक विषय के रूप में शुरुआत हुई। सबसे पहले लोक प्रशासन के विषय के रूप में शुरुआत हुई और लखनऊ यूनिवर्सिटी में सबसे पहले लोक प्रशासन पढ़ाया गया। उसके पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय के बाद, लखनऊ यूनिवर्सिटी के पश्चात 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन के लिए डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। उसके पश्चात 1938 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया 1938 में। उसके पश्चात 1945 में लखनऊ विश्वविद्यालय में लखनऊ यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया 1945 में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। तो इस तरह से लोक प्रशासन का धीरे धीरे विकास होता रहा। उसके पश्चात लोक प्रशासन का एक स्वायत्त अध्ययन के रूप में विकास, लोक प्रशासन का एक स्वायत्त अध्ययन यानी कि स्वतंत्र अध्ययन या अलग विषय के रूप में शुरुआत कहाँ हुई? नागपुर यूनिवर्सिटी में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन को एक स्वायत्त विषय के रूप में शुरुआत की जाती है। स्वायत्त विषय के रूप में शुरुआत की जाती है। स्वायत्त विषय के रूप में लोक प्रशासन यानी कि स्वतंत्र विषय के रूप में शुरुआत की जाती है। और प्रोफेसर महादेव शर्मा जो होते हैं, यानी कि भारत के पहले लोक प्रशासन के प्रोफेसर होते हैं एम.पी. शर्मा, महादेव प्रसाद शर्मा भारत के प्रथम प्रोफेसर होते हैं लोक प्रशासन के। प्रथम प्रोफेसर होते हैं किसके? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रथम प्रोफेसर होते हैं। लोक प्रशासन किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले पढ़ाया गया? लखनऊ विश्वविद्यालय में ही। यह सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि किस विद्यालय में लोक प्रशासन को सबसे पहले पढ़ाया गया? लखनऊ विश्वविद्यालय में। 1949 में नागपुर यूनिवर्सिटी में लोक प्रशासन के एक स्वतंत्र विषय के रूप में शुरुआत होती है। इसके पश्चात 1961 में पंजाब विश्वविद्यालय में शुरुआत होती है। 1961 में उस्मानिया विश्वविद्यालय में शुरुआत होती है। यानी कि 1961 में पंजाब यूनिवर्सिटी में, 1961 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में इसकी शुरुआत होती है। और उसके पश्चात 1968 में सागर विश्वविद्यालय में
लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में शुरुआत होती है, यानी कि एमपीए के नाम से लोक प्रशासन का नवीनीकरण किया जाता है। एमपीए, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सागर विश्वविद्यालय में एमपीए के नाम से लोक प्रशासन का नवीनीकरण किया जाता है। और इसी तरह से 1971 में गुजरात विश्वविद्यालय में, गुजरात यूनिवर्सिटी में लोक प्रशासन की शुरुआत होती है, एक अलग विषय के रूप में शुरुआत होती है। और गुजरात विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पे और स्नातकोत्तर स्तर पे, यानी कि बीए लेवल पे और एमए लेवल पे, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पे लोक प्रशासन की शुरुआत की जाती है। दोनों स्तरों पे लोक प्रशासन की शुरुआत की जाती है। इसके पश्चात 1971 के पश्चात धीरे धीरे सभी विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन पढ़ाया जाने लगा। आज हम देखते हैं कि जो बीए, ग्रेजुएशन, स्नातक स्तर के विषय होते हैं राजनीति में, उस राजनीति में लोक प्रशासन भी एक पार्ट होता है। लेकिन हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो लोक प्रशासन को एक अलग विषय की, जिस तरह से हम अगर एमए करते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस से करते हैं, इतिहास से करते हैं और भूगोल से करते हैं, इसी तरह से लोक प्रशासन से भी मास्टर कोर्स शुरू किया गया है। और लोक प्रशासन से भी लोग अध्ययन करते हैं, लोक प्रशासन का भी लोग अध्ययन करते हैं एक अलग विषय के रूप में। तो हम देखते हैं कि लोक प्रशासन वर्तमान में एक अलग विषय के रूप में डेवलप हो चुका है और हम अब लोक प्रशासन अलग विषय के रूप में भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से यह लोक प्रशासन का विकास रहा। भारत में लोक प्रशासन की शुरुआत कैसे कैसे होती है, कहाँ कहाँ लोक प्रशासन की शुरुआत होती है और सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है और किस यूनिवर्सिटी में अलग विषय के रूप में लोक प्रशासन की शुरुआत की जाती है। जब 1949 में नागपुर में अलग विषय के रूप में लोक प्रशासन की शुरुआत कर दी जाती है, उसके पश्चात धीरे धीरे अन्य यूनिवर्सिटी भी इस विषय को अलग अध्ययन के रूप में स्वीकार करने लगती है। तो ये लोक प्रशासन का विकास, लोक प्रशासन के अध्ययन का विकास रहा। लोक प्रशासन का अध्ययन कैसे कैसे हुआ है और लोक प्रशासन अपने 1887 से लेके अब तक के किस किस चरण से होते हुए एक स्वतंत्र विषय के रूप में डेवलप हुआ है। धन्यवाद।